हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग एक्साइटिंग सेशन, क्रैश कोर्स 40 डेज का जो किल शॉट कोर्स है उसका डे 19 का टॉपिक, जिसमें हम 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स को पढ़ेंगे। इन शॉर्ट इसे हम मेटलर्जी भी कहते हैं, यानी कि हम इसमें यह देखते हैं कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के और उनको प्यूरिफाई करने के, रिफाइन करने के कितने तरीके होते हैं और कैसे डिफरेंट मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को जानते हैं। यानी कि मोटे रूप में हम मेटलर्जी के बारे में चर्चा करते हैं। अब इस मेटलर्जी के चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिफाइनिंग है, जैसे रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर फिर हम रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस इन पर सीधे प्रोसेसेस का नाम या किस प्रोसेसेस में क्या होता है उसका जिक्र हमसे किया जाता है या हमसे उस पर सवाल पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो वही सारे चैप्टर्स को हम लोग यहां पर देखेंगे। पहले हम लोग समरी देखेंगे जिसमें हम लोग कंसेप्ट्स को, सभी कंसेप्ट्स को एक एक करके सारी चीजें देख लेंगे, क्विक कंसेप्ट्स जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड देन फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले कुछ सालों में जो आईआईटी में इस चैप्टर के ऊपर से सवाल आए उन सवालों को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर के बारे में। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं मेटलर्जी के बेसिक चीजों में कि जो मेटल्स होते हैं वो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज कि वो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। सो अर्थ क्रस्ट इज द सोर्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड आयरन कम्स सेकंड। तो जो एल्यूमिनियम होता है वो सबसे ज्यादा अबेंडेंट है, मतलब धरती में सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम है उसकी मात्रा है, एंड देन इट इज फॉलोड बाय आयरन। आयरन का सेकंड मोस्ट abundance है। The percentage of different elements in earth crust is oxygen 49% है, silicon 26% है, but these are not metals, these are non-metals and metalloids। Then aluminium आ गया metal 7.5%, iron आ गया 4.2%, कैल्शियम आ गया 3.2%, सोडियम आ गया 2.4%, पोटेशियम 2.3%, मैग्नीशियम इज ऑल्सो 2.3%, हाइड्रोजन इज 1%। तो ये डिफरेंट मेटल्स जो है उनके जो परसेंटेज कंपोजिशन है अर्थ की क्रस्ट में वो हमारे सामने, जिसमें एल्यूमिनियम जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा है। अब कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स, बल्कि कहना चाहिए बहुत कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, क्योंकि वो जमीन के नीचे होते हैं जहां पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है। तो वो जाहिर सी बात है कई चीजों से रिएक्ट करते हैं और अपने कंबाइंड फॉर्म में वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, इवन अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की कंडीशन पे वो रिएक्ट नहीं करते। और चूंकि वो वहां पर रिएक्ट नहीं करते, इस वजह से वो पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। तो कुछ बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स विल गोइंग टू फॉर्म इन अ कंबाइंड स्टेट। अब भले वो कंबाइंड स्टेट हो या फ्री स्टेट हो, हम उसको कहेंगे कि भैया वो मिनरल है, हम उसको कहेंगे कि वो मिनरल है। और उस मिनरल में से हम लोग किसी एक कंपाउंड से हम अपना मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मानकर चलो आयरन है, आयरन के आपके पास 3 तरीके के कंपाउंड है, तो तीनों मिनरल हो गए। लेकिन उन तीनों में से किसी एक से आप सबसे प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली अपना मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको आप कह दोगे आपका ओर। दैट विल बिकम योर मिनरल ओर। तो मिनरल, जिस मिनरल से हम मेटल प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे मिनरल ओर कहेंगे। बाकी जिन जिन स्टेट्स में वो पाया जा सकता है वो सारे कंपाउंड मिनरल कहलाए जाएंगे। सो मेटल्स अकर्स इन 2 स्टेट्स, एक नेटिव स्टेट फ्री स्टेट और दूसरी कंबाइंड स्टेट। जैसे एल्यूमिनियम है, उसके ओर्स होते हैं बॉक्साइट और कैलोनाइट, अ फॉर्म ऑफ क्ले। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली हमारे पास कंपोजिशन में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर नेम। आयरन की बात करें तो आयरन हेमेटाइट में होता है, मैग्नेटाइट में होता है, साइडराइट में होता है, आयरन पायराइट्स में होता है। देन वी हैव कॉपर, कॉपर विल बी इन द कॉपर पायराइट्स फॉर्म, मैलेचाइट फॉर्म, क्यूपराइट और कॉपर ग्लैंस, ये बेसिकली कॉपर के ओर्स रहते हैं। देन वी हैव जिंक, जिंक ब्लैंड और सैफलराइट, इसके बाद कैलामाइन एंड जिंसाइट। तो ये आपके जिंक है, ये सारे मिनरल्स हैं। लेकिन इनमें से कोई एक जो भी अबेंडेंटली अवेलेबल होगा और जिसमें हम प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली हम निकाल सकते हैं, वो हमारा मिनरल ओर बन जाएगा। देन फर्दर द सब्सटेंस और कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ विच मेटल इज फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड अ मिनरल।
एंड द मिनरल फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज बेनिफिशियल एंड चीप इज कॉल्ड एज एन ओर। तो जिसमें से सबसे फायदेमंद तरीके से, कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली जिसमें हमें फायदा हो, मतलब जिसमें हमें प्रॉफिट निकले, क्योंकि मेटल जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम कमर्शियल स्केल पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम मेटल को इतना ज्यादा मात्रा में निकालेंगे तो हम उसे कमर्शियल यूज में लेंगे, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो जिस मिनरल से हमें प्रॉफिट होगा हम उसी से मेटल निकालेंगे और उसको फिर हम ओर बोल देंगे। सो द इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद द ओर आर कॉल्ड एज गैंग और मैट्रिक्स। अब क्या होता है, बहुत सालों से वो मेटल नीचे दबा हुआ था कंबाइंड स्टेट में या इवन फ्री स्टेट में, तो जाहिर सी बात है कई इंप्योरिटीज उसके साथ अटैच्ड होंगी, वो सारी इंप्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं और मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले उस मिनरल को निकाल कर लाने में या ओर को निकाल कर लाने के बाद हमें सबसे पहले उस गैंग या मैट्रिक्स को रिमूव करना होता है, जिसको हम कंसंट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसोसिएटेड ग्रुप्स और एटम्स और ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब डिफरेंट ओर्स की पहले हम लोग बात कर लेते हैं, बाद में हम रिमूवल प्रोसेस की बात करेंगे। पहला है ऑक्साइड ओर, दूसरा है सल्फाइड ओर। ऑक्साइड ओर जैसे हेमेटाइट, जिसमें ऑक्सीजन के फॉर्म में मेटल कंबाइंड रहेगा, एक हो जाएगा Fe2O3, एक होगा जिंकसाइड विच इज ZnO। देन वी हैव सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में हमारे पास होगा गैलीना PbS, सिनाबार HgS और आर्जेंटाइट Ag2S और रूबी सिल्वर विच इज Ag2S.Sb2S3। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑक्साइड्स और डिफरेंट सल्फाइड ओर्स मौजूद होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड। मोरओवर कार्बोनेट के फॉर्म में, अगर मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो कौन कौन से ओर में होगा, मैग्नेसाइट MgCO3, साइड्राइट FeCO3 एटसेट्रा। सल्फेट ओर में जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ग्लोबर सॉल्ट विच इज सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4.10H2O। इसके अलावा सिलिकेट ओर्स भी होते हैं जिसमें विलेमाइट होता है Zn2SiO4 एंड फेल्डस्पार होता है जिसको हम NaAlSi3O8 यानी कि फेल्डस्पार बोलते हैं, जो कि बेसिकली एल्यूमिनियम का मेजरली ओर रहता है। इसके बाद हम आगे बात करें अगर मेटलर्जी की प्रोसेस की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। ओर से मेटल को अल्टीमेटली निकालना, ओर से मेटल को निकालने की जो अलग अलग स्टेप्स हैं, जो अलग अलग प्रोसेसेस है, उन सारी प्रोसेसेस को एक करके बोला गया है मेटलर्जी। नाउ metallurgy of a metal includes several metallurgical operations depending upon the nature of metal, its ore and impurities। तो it consists of several operations, अलग अलग स्टेप में अलग अलग प्रोसेसेस होंगी, तो वो सारी प्रोसेसेस को क्लब करके एक बोला गया, क्योंकि आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और से, दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। तो वो मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ओर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी प्रोसेसेस वहां पर इन्वॉल्व होंगी। उन्हीं प्रोसेस में सबसे पहली जो प्रोसेस आती है उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं, उसका जिक्र अभी हम सबसे पहले करेंगे। बट मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में बी डिवाइडेड इनटू 3 प्रोसेसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस अल्टीमेटली 3 प्रोसेसेस में डिवाइड होती है। पहला है पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। पायरोमेटलर्जिकल, पायरो मतलब हीट, मेटलर्जिकल मतलब एक्सट्रैक्ट करना, तो आप हीट देकर किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब हाई टेम्परेचर पर मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस। कॉपर, Fe, जिंक, टिन, लेड, निकल, क्रोमियम, मर्क्यूरी आर एक्सट्रैक्टेड बाय पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस। मतलब इसमें आप हाई टेम्परेचर पर मेटलर्जिकल प्रोसेस को अंजाम देते हो, यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो। सेकेंड इज हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। हाइड्रोमेटलर्जिकल में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय द यूज ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रो मतलब वाटर और मेटलर्जिकल मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो आप पानी का यूज करके मेटलर्जिकल प्रोसेस से मेटल को निकाल रहे हो, यानी कि आप एक्वस सॉल्यूशन से मेटल को निकाल रहे हो, तो वो हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस होगी। सिल्वर और गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस प्रोसेस। नाउ इन हाइड्रोमेटलर्जी मेटल्स लाइक Fe कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट इज नॉट इजी टू रिमूव एक्सेस आयरन फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स सच एज Ag, Au, व्हाइल एक्सेस जिंक कैन बी इजीली रिमूव्ड एज इट इज वोलेटाइल। तो आप पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस में Fe मेटल्स जिसमें इन्वॉल्व होंगे या एज एन इंप्योरिटी मौजूद होंगे, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन को आप गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल से नहीं निकाल सकते। बट यस, जिंक कैन बी रिमूव्ड एज जिंक इज मोर वोलेटाइल। जिंक काफी वोलेटाइल है, तो जिंक फिर भी निकल सकता है। तो जिंक कंटेनिंग इंप्योरिटीज, मतलब जिंक में एज एन इंप्योरिटीज जिस मेटल में होगा, उस मेटल को आप हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस से निकाल सकते हो। एंड द थर्ड प्रोसेस इज इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इलेक्ट्रिक करंट, मेटलर्जिकल मतलब मेटलर्जी का प्रोसेस। तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट देकर मेटल्स को निकाल रहे हो थ्रू अ मेटलर्जिकल प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मोल्टन सॉल्ट सॉल्यूशंस थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से आप इनको मोल्टन सॉल्ट में से निकाल सकते हो इन मेटल्स को। ये मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और इस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस का नाम देते हो। Now, various steps, processes involved in the extraction of a metal are as follows. अब हम लोग आते हैं मेटलर्जिकल की डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होती हैं जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रोसेस होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि जो इंप्योरिटीज मौजूद थी ओर के साथ, जो गैंग के फॉर्म में या मैट्रिक्स के फॉर्म में मौजूद थी, उनको हमें सबसे पहले रिमूव करना है। दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें क्या होगा? इट इज द मेथड दैट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम द ओर्स। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ओर ड्रेसिंग। इसको हम ओर ड्रेसिंग भी कहते हैं। मोरओवर, various methods adopted for the ore dressing ores are as follows. That is called as hydraulic washing. सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है जिसको हम लेविगेशन कहते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल पानी से हमको ओर को साफ करना है, तो जो गंदगी होगी वो पानी के साथ वॉश्ड अवे हो जाएगी और हमारा ओर वहीं रह जाएगा। सो इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। और पानी से जब हम वॉश करेंगे तो जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो निकल जाएगा, वो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो रह जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पानी के साथ वॉश अवे होगा। तो जनरली गैंग हो या मैट्रिक्स हो, इंप्योरिटीज की डेंसिटी मेटल ओर की डेंसिटी से कम रहती है। तो जैसे आप पानी की बौछारें मारोगे, स्ट्रीम ऑफ वाटर विल पास थ्रू देम, तो जो इंप्योरिटीज हैं, जो गैंग है, जो मैट्रिक्स है, कम डेंसिटी होने के कारण वो पानी के साथ बह जाएंगे। और आयरन उसका ओर, आयरन ओर या कोई भी मेटल ओर की अगर हम बात करें तो वो मेटल ओर हैवी होने के कारण, हाई डेंसिटी होने के कारण वही रह जाएगा। इस तरीके से हमारा ओर और इंप्योरिटी सेपरेट आउट हो जाएंगी। In this process, an upward stream of running water is used to wash the powdered ore. The lighter gang particles are washed away and the heavier ores are left behind. Oxide ores of iron, Fe3O4 and Fe2O3 are concentrated by this method. तो mainly Fe3O4 और Fe2O3 को आप इसी मेथड से क्या करते हो? कंसंट्रेट करते हो। Then we have magnetic separation method. आयरन ओर में ही सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें एक या तो ओर या कोई गैंग, दोनों में से कुछ एक मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्शन शो करना चाहिए। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं हम? एक मैग्नेटिक पुली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुली के थ्रू एक पाउडर डोर को उसके ऊपर रोल कराते हैं। क्या होता है, जब वो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरने लगता है तो जो नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो नॉन मैग्नेटिक चीज होती है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, वो ग्रेविटी के कारण तुरंत नीचे गिर जाती है। लेकिन जिस पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है वो वहां पर चिपकी रहती है और थोड़ी दूर जाकर गिरती है। तो मानकर चले हमारा ओर जो है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है, मतलब वो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्शन शो करता है। लेकिन जो इंप्योरिटी है वो अट्रैक्शन शो नहीं करती। तो जब आप उस रोलर पर उसको डालोगे और जब वो ग्रेविटी में नीचे गिरेगा तो जो इंप्योरिटी होगी वो पहले गिर जाएगी, क्योंकि वो मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं थी, तो वो पुली से अट्रैक्टेड नहीं रहेगी और तुरंत ग्रेविटी में नीचे गिर जाएगी। लेकिन जो ओर है, क्योंकि वो मेटल से अट्रैक्टेड है, मैग्नेट से अट्रैक्टेड है, तो वो मैग्नेट से अट्रैक्टेड है तो वो थोड़ी देर तक पुली से चिपका रहेगा और थोड़ी दूर पर जाकर गिरेगा जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होगा। तो इस कारण से आपको इंप्योरिटीज और ओर अलग मिलेगा। एंड इट कैन बी वाइस वर्सा। यहां पर आपकी इंप्योरिटीज जो हो सकती है वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिखा सकती है और ओर नहीं दिखा सकता। तो दोनों में से एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिखाएगा और दूसरा नहीं दिखाएगा। सो इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स। इफ ईदर the ore or the gang is capable of being attracted by a magnetic field, then this process is used. अगर ore या gang में से कोई भी एक capable है जो magnetic field में attract हो सकता है तो ये process आप लगा सकते हो। In electrostatic separation, electrically charged surface are used to separate metallic particles from non-metallic particles of ore. तो इलेक्ट्रिकली चार्ज भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं और उस तरीके से भी सेपरेशन किया जा सकता है। देन वी हैव फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बेसिकली सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सल्फाइड ओर को ऑयल और वाटर के मिक्सचर के साथ मिलाया जाता है। वहां पर फिर बबल ऑफ एयर पास करे जाते हैं जिससे फ्रॉथ यानी कि एक झाग ऊपर बन जाता है और हमारा सल्फाइड ओर हमें वहां से मिल जाएगा। सो इट इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। इन दिस प्रोसेस अ सस्पेंशन ऑफ द पाउडर्ड ओर इज मेड विथ is mixed with water to it. Collectors and froth stabilizers are also added. तो collectors और froth मतलब झाग, तो froth stabilizers भी add होते हैं। Then we have a leaching method. Leaching method is called as a chemical method. तो आप even gang को या matrix को केमिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हो एंड दैट केमिकल मेथड इज आल्सो नोन एज लीचिंग मेथड।
इट इज ऑफन यूज्ड इफ द ओर इज सॉल्युबल इन सम सुइटेबल सॉल्वेंट, ये जनरली यूज होता है अगर ओर सॉल्युबल हो किसी सुइटेबल सॉल्वेंट में, दैट इज एसिड, बेसिस और अदर केमिकल्स, बट नॉट इन द इंप्योरिटीज। तो जो ओर है वो किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, मतलब जो ओर है हमारे पास वो किसी सॉल्युबल में किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, जैसे कि एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, अदर केमिकल्स हो सकता है, लेकिन जो इंप्योरिटी है वो सॉल्युबल नहीं होगी। मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो और रिएक्ट कर रहा है लेकिन इंप्योरिटी नहीं कर रही है, और रिएक्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम ओर्स को वापस से वो अंडू करके हमारा मेटल निकाल लेंगे, मतलब हम सारी चीजें वापस से कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल है कि इंप्योरिटी को डिसॉल्व नहीं होने देना है। तो इंप्योरिटी इनसॉल्युबल होकर नीचे कहीं जम जाएगी, उसको हम अलग कर लेंगे और हमारा अलग मिल जाएगा। जैसे लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, जिसको हम बेयर्स प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, NaOH और H2O है, 473 टू 523 केल्विन पर रिएक्ट कर रहा है। इट इज फॉर्मिंग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो इट इज फॉर्मिंग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlOH होल 4 एक्वस। अब यहां पर इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं होगी, जो इंप्योरिटी थी इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, तो उसमें आयरन ऑक्साइड वाली जो इंप्योरिटी वो पहले हट जाएगी और सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट होगा NaOH के साथ और Na2 सोडियम सिलिकेट बना लेगा। बाद में इसको फिर एक और बार रिएक्शन करेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड, कूल्ड एंड pH इज एडजस्टेड बाय न्यूट्रलाइजेशन विद CO2 व्हिच कॉजेस प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब क्या करोगे? इसको रिएक्शन करवाओगे CO2 के साथ, तो ये Al2O3.XH2 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, जबकि ये जो सोडियम सिलिकेट है ये रिएक्ट नहीं करेगा CO2 के साथ। तो अल्टीमेटली हमारा जो Al2O3.XH2 ये हमें प्योर फॉर्म में वापस से प्रेसिपिटेट होगा। तो यहां दो बार हम रिएक्शन करेंगे, एक बार हम पहली इंप्योरिटी हटाएंगे, दूसरी बार हम दूसरी इंप्योरिटी इसको यहां पर हटाएंगे। और इन सब चीजों को हम लोग बेसिकली कह देते हैं फ्लक्स। ये जो केमिकल्स हम मिलाते हैं इसको हम फ्लक्स बोल देते हैं, जो हमारे गैंग को नीचे इनसॉल्युबल बनाकर जमा कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी रिएक्शन होगी इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। नाउ द सोडियम सिलिकेट remains in the solution and hydrated alumina is filtered, dried and heated to give back pure aluminium oxide। बाद में Al2O3.XH2 बना, इसको हीट करा, आपको प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया जो आपका और था। और जो सोडियम सिलिकेट था जो यहां पर बना था इंप्योरिटी के फॉर्म में सोडियम सिलिकेट, वो सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमें वहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल जाएगा और इस तरीके से वहां पर हमारी रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। Now, extraction of metals in the metallurgy of silver and gold, extraction of metals में metallurgy of silver और gold में respective metal is leached with dilute solution of NaCN और KCN in the presence of air to form O2। तो सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ हम इसको रिएक्शन को कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो देखेंगे मेटल आपके पास है, साइनाइड आपके पास है, H2 और O2 आपने ले लिया यहां से। मेटल कौन हो सकता है? सिल्वर या गोल्ड में से कोई भी। तो ये मेटल साइनाइड आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्लस 4OH माइनस बनेगा, जहां मेटल जो होगा वो Ag या Au में से कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट जिंक के साथ भी हम रिएक्ट करा सकते हैं, तो जिंक साइनाइड बन जाएगा और मेटल हमारा फिर अलग निकलेगा। तो ये बाद में जो मेटल साइनाइड बना है इसको हम जिंक से रिएक्ट कराएंगे, जिंक के साथ भी नहीं, मतलब जिंक के साथ भी कराना है। तो जो मेटल साइनाइड बना है आप जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे, आपका जिंक साइनाइड बनेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू और मेटल आपका अलग हो जाएगा। तो ये मेटल हो सकता है सिल्वर या गोल्ड, जो हमारा अलग हो गया है सिल्वर या गोल्ड मेटल बाय द फ्रॉम दी गैंग पार्टिकल्स और फ्रॉम दी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये मेथड से अलग हो सकता है। नाउ सेकेंड मेथड क्या है कि अब हमारे पास जो ओर है वो कंसंट्रेटेड है, मतलब अब उसमें गैंग, इंप्योरिटी, मैट्रिक्स नहीं है, हम उसको अलग कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसमें से मेटल निकालना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर मतलब जिसका कंसंट्रेशन कर चुके, जिसे इंप्योरिटी हटा चुके, गैंग पार्टिकल, मैट्रिक्स हटा चुके, अब उससे मेटल कैसे निकालेंगे? तो इट इन्वॉल्व्स टू मेजर स्टेप्स, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल। इन कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड फॉलोइंग स्टेप्स आर कंसिडर्ड। कन्वर्जन ऑफ जो मेटल है फ्रॉम देयर कंसंट्रेटेड ओर, फॉलोइंग स्टेप्स होगी, या तो कैल्सिनेशन होगा या रोस्टिंग होगी। कैल्सिनेशन मतलब आप उस मेटल ओर को हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जैसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑन एयर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जैसे Fe2O3.XH2। अब आप इसको हीट करोगे तो यू विल गेट Fe2O3, हट जाएगा। जिंक कार्बोनेट है, आप इसको हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड और CO2 मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट और MgCO3 विल गिव यू MgO, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 रिलीज हो जाएगा। तो आप देखोगे सारे कार्बोनेट्स जो हैं बेसिकली वो इस मेथड से आप इसमें आप इनको कैल्सिनेशन कर रहे हो और इनके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए तो वहां से मेटल निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हम अगली स्टेप में ऑक्सीजन को रिमूव कराएंगे, बोलेंगे तो रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको कार्बोनेट्स को इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो मेटल कार्बोनेट्स है, दीज विल गोइंग टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू
their respective oxides by the help of calcination process. Calcination मतलब simple strong heat करना in the absence of air. Usually carbonates and hydroxides are converted into oxides. By this method, volatile impurities of sulfur, arsenic and phosphorus are removed as their volatile oxides. तो impurities जो होंगी, जो कुछ impure elements वहां पर मौजूद होंगे, traces सल्फर के, आर्सेनिक के, फास्फोरस के जो ट्रेसेस होंगे वो भी ऑक्साइड्स बनाएंगे, और चूंकि उनके ऑक्साइड्स वोलेटाइल होते हैं तो वो हवा में उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंटल इंप्योरिटीज भी हमारी रिमूव हो जाएंगी। सेकेंड मेथड कैन बी रोस्टिंग, जहां पर आप स्ट्रॉन्ग हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब अब आप एयर के प्रेजेंस में उनको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एग्जांपल, जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हो, ये प्लस O2 वहां नहीं किया था, यहां करोगे। द सल्फाइड ऑफ कॉपर एंड हीटेड इन रिवर्बेटरी फर्नेसेस। रिवर्बेटरी फर्नेसेस जो होता है जहां पर आप बहुत ज्यादा अमाउंट का ऑक्सीजन वहां पर प्रोवाइड कर सकते हो और बहुत हाई टेम्परेचर अचीव कर सकते हो। If the ore contains iron, it is mixed with silica before heating. Iron oxide slags off as iron silicate and copper is produced in the form of copper matte which contains copper sulfide and iron sulfide. तो आप क्या करते हो? If the ore contains iron, it is mixed with silica before heating, क्योंकि सिलिका के साथ जैसे ही आप मिलाओगे तो आयरन ऑक्साइड जो होगा वो स्लैग फॉर्म कर लेगा, मतलब मोल्टन आयरन के फॉर्म में आ जाएगा और वो स्लैग फॉर्म कर लेगा। अगर वहां पर आयरन भी मौजूद है तो उसको आप सिलिका के साथ मिलाकर ये चीज करोगे तो आयरन ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर आयरन सिलिकेट बना लेगा विच इज स्लैग। बेसिकली इट इज कॉल्ड एज फ्लक्स। तो इसको आप क्या कहोगे? फ्लक्स कहोगे। तो ये एक गैंग की तरह काम करेगा, एक इंप्योरिटी की तरह काम करेगा, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम कोई केमिकल मिलाकर उसका मोल्टन फॉर्म लाए तो उसे फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो फ्लक्स का काम करेगा और अल्टीमेटली मोल्टन स्लैग बना लेगा। स्लैग मतलब वो मोल्टन कीचड़ जैसा सोल्यूशन बना लेगा, तो वो ऊपर ही दिखेगा आपको, जिसको आप बड़ी आसानी से रिमूव करा सकते हो। SO2 प्रोड्यूसेस यूटिलाइज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। इसमें जो SO2 बनेगा बाद में वो आप H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल भी कर सकते हो। देन वी हैव रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। फाइनली अब आपके पास मेटल ऑक्साइड है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया? मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब इस मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल दो। ऑक्सीजन निकालना मतलब रिडक्शन करना, तो अब हम करेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब ऑक्सीजन को निकालने के भी अलग अलग तरीके, डिपेंडिंग कौन सा मेटल ऑक्साइड है। नाउ टेक्स प्लेस व्हेन हीटेड व्हेन रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड और इवन अनदर मेटल। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। तो अब हम रिडक्शन करेंगे कार्बन की मदद से या कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से या इवन अदर मेटल भी कर सकता है। याद है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। तो हमारे पास मान लो एक मेटल ऑक्साइड है, उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हम ले लेंगे तो वो मेटल इस मेटल को हटा देगा और ये मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये सारी प्रोसेसेस स्मेल्टिंग होती है, यानी कि अगर आप रिडक्शन करते हो किसी मेटल की मदद से तो आप उसको बोल दोगे स्मेल्टिंग। जैसे MXOY है और कार्बन के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ Y मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और मेटल आपका अलग हो जाएगा। तो यहां से आप मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हो किसमें? मेटल के फॉर्म में। नाउ इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि होता है मिश मेटल। मिश मेटल इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर वेनेडियम। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर टंगस्टन एंड वेनेडियम। तो अगर मिश मेटल जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर वेनेडियम। अगर आपको वेनेडियम निकालना है तो आप मिश मेटल का प्रयोग कर सकते हो, जो कि F ब्लॉक के एलिमेंट से के एक प्रॉपर्टी भी मानी जाती है कि वो मिश मेटल फॉर्म करते हैं। तो इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अगर आपको वेनेडियम चाहिए वेनेडियम ऑक्साइड से, तो आप मिश मेटल से, क्योंकि मिश मेटल यहां रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर टंगस्टन एंड वेनेडियम। टंगस्टन और वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो। तो वेनेडियम मिश मेटल से भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन से भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। Next is thermodynamics and electrochemical principles of metallurgy. What are the thermodynamics and electrochemical principles of metallurgy? उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। To understand the variation of temperature requirement for thermal reactions and suitable reducing agents for a given metal oxides, MXOY Gibbs energy interpretations are made. हमारे पास Gibbs energy interpretations भी है to understand the various variation of temperature requirement for thermal reactions. थर्मली हम किसी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल को, लेकिन उसमें क्या टेम्परेचर वेरिएशन होगा उसके लिए हमें उसकी गिब्स फ्री एनर्जी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और कौन सा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट किस टेम्परेचर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम रिडक्शन करेंगे लेकिन हमें रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा, ये बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे होगा। ये रिएक्शंस जनरली ब्लास्ट फर्नेस पे होती है।
तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस टेम्परेचर के लिए सुइटेबल है, यह हमें गिब्स फ्री एनर्जी से पता चलता है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस टेम्परेचर के लिए सुइटेबल है, यह हमें गिब्स फ्री एनर्जी से पता चलेगा। तो गिब्स एनर्जी इंटरप्रिटेशंस आर मेड, गिब्स इक्वेशन हमें पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, ये हम ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। तो एज पर थर्मोडायनामिक्स, दिस इज एज पर थर्मोडायनामिक्स, delta H enthalpy change है, delta G gives energy change है, T is temperature, delta S is entropy change, but delta G is equal to minus 2.303 RT log K भी होता है, where K is the equilibrium constant, R is universal gas constant and T is the temperature. A reaction with positive delta G can still be made to occur by coupling it with another reactions having large negative delta G. अब हम कहते हैं डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, क्योंकि हमें पता है डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो अगर आपको किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करने पर डेल्टा जी नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब वो रिएक्शन खुद से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप उसको करवा सकते हो अगर आप एक और रिएक्शन उसके साथ कपल कर दो जिसका डेल्टा जी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, हाई नेगेटिव वैल्यू को रखता हो, तो उसके साथ कपल करेंगे तो क्या होगा, वो उस मेटल को भी रिडक्शन होकर मेटल बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होकर मेटल बन जाएगा, और जो रिएक्शन नहीं हो रही थी जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव था वो मेटल ऑक्साइड भी रिड्यूस होकर मेटल में कन्वर्ट होगा, तो यहां कपलिंग रिएक्शन होगी। सच कपलिंग इज इजीली अंडरस्टूड थ्रू एलिनगम डायग्राम। अब किसकी रिएक्शन किसके साथ कपलिंग कर सकते हो आप, किसका डेल्टा जी बहुत नेगेटिव होगा, किसका डेल्टा जी किस टेम्परेचर के बाद पॉजिटिव होगा, ये सारा ज्ञान आपको मिलता है एलिनगम डायग्राम की मदद से। बेसिकली इट्स अ ग्राफ, ये ग्राफ होता है। दिस डायग्राम हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर। बेसिकली इट्स अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स अगेंस्ट टेम्परेचर। तो गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर का ये ग्राफ होता है जहां पर आपको ये पता चलता है किस टेम्परेचर पे फलानी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी और किस टेम्परेचर के बाद पॉजिटिव होगी, कब ये स्पॉन्टेनियस होगा, कब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये वाला ज्ञान आपको मिलता है एलिनगम डायग्राम से। तो एलिनगम डायग्राम से किसी भी मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस टेम्परेचर पे काम आएगा वो आप बिल्कुल पता कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है जब आप रिएक्शन को ब्लास्ट फर्नेस में डालते हो रिडक्शन करने के लिए, कोई मेटल ऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस में डालते हो मेटल बनाने के लिए, तो पूरे ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर ऊपर से नीचे सेम नहीं होता। जाहिर सी बात है अगर आपने नीचे से आग लगाई है तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा होगा, बीच में थोड़ा कम होगा, ऊपर और कम होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा। तो क्या वो मेटल ऑक्साइड किसी एक ही पोर्शन में रिड्यूस होगा? नहीं, वो हर पोर्शन में रिड्यूस हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आपने हर स्लैब में, स्लैब समझ रहे हो, हर लेवल ऑफ ब्लास्ट फर्नेस में आपने एक अलग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया हो, तो किस स्लैब में किस पोर्शन में ब्लास्ट फर्नेस के कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा ये हमें एलिनगम डायग्राम से पता चलता है। ये किससे पता चलता है? एलिनगम डायग्राम से पता चलता है। तो फ्रॉम एलिनगम डायग्राम इट इज एविडेंट दैट मेटल्स व्हिच हैव मोर नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ देयर ऑक्साइड्स कैन रिड्यूस दोज मेटल ऑक्साइड्स फॉर व्हिच डेल्टा जी इज लेस नेगेटिव। तो अगर कोई मेटल ऑक्साइड मेटल में रिड्यूस हो रहा है और उसके लिए बहुत बड़ा डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो बड़ी आसानी से रिड्यूस कर सकता है वो मेटल दूसरे मेटल ऑक्साइड को जिसका डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव है, लेस नेगेटिव है। ठीक है, मतलब मोर डेल्टा जी, मोर नेगेटिव वाला डेल्टा जी लेस नेगेटिव वाले डेल्टा जी को रिड्यूस कर सकता है। यह बात भी हमें एलिनगम डायग्राम से पता चलती है। रिडक्शन कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। बाय यूजिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिड्यूस्ड। तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की मदद से भी आप रिडक्शन कर सकते हो, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट करे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से मेनली क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज को आप रिड्यूस कर सकते हो एंड अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज थर्माइट मिक्सचर। तो बेसिकली एल्यूमिनियम और Fe2O3, जैसे Fe2O3 Fe आपको पता है इट्स अ लेस रिएक्टिव मेटल देन एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करेगा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। आपको आयरन बहुत हाई एनर्जी के साथ वापस निकलेगा, लेकिन क्योंकि वो इतनी हाई एनर्जी अपने साथ रखेगा कि वो मोल्टन स्टेट में निकलेगा। ये मोल्टन स्टेट में निकलने वाला आयरन जो है ये आप कहीं पे भी वेल्डिंग पर्पसेस में या दो आयरन के सब्सटेंस या किसी भी मेटल को जोड़ने के लिए आप उनको वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए इस प्रोसेस को आप थर्माइट प्रोसेस कहते हो और इसमें वेल्डिंग के लिए अगर इस्तेमाल करोगे तो इस प्रोसेस को TW यानी कि थर्माइट वेल्डिंग भी कहोगे। तो इसमें सिंपल सी रिएक्शन ये होती है कि Fe2O3 रहता है आपके पास, वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, Fe2O3 रहता है जो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। तो Al2O3 बन जाएगा प्लस Fe बनेगा प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी निकलेगी, इतनी अमाउंट की एनर्जी निकलेगी कि जो Fe आपको मिल रहा है ये मोल्टन फॉर्म मतलब पिघले हुए रूप में मिलेगा, और पिघले हुए रूप में मिलेगा तो आप इसको कहीं पे भी
इसको सांचे में डाल सकते हो, या फिर दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आप इसको वेल्डिंग पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतना एनर्जी निकल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को थर्माइट प्रोसेस कहेंगे। और आयरन अगर आपने मोल्टन फॉर्म में वेल्डिंग पर्पस में यूज कर लिया, वेल्डिंग पर्पस में यूज कर लिया, तो इस प्रोसेस को आप थर्माइट वेल्डिंग कहते हो, जिसको शॉर्ट में हम TW कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज थर्माइट वेल्डिंग, क्योंकि थर्माइट प्रोसेस से जो आयरन निकला वो मोल्टन फॉर्म में निकला। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम आर रिड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट्स। तो बहुत ही ज्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो इनको आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट देकर आप इनको रिडक्शन कर सकते हो और इनको प्योर क्रूड मेटल में पा सकते हो। अब आता है अल्टीमेटली क्रूड मेटल की रिफाइनिंग करना, क्योंकि आपको जो मेटल मिल गया अभी भी उसमें चांसेस है कि कुछ इंप्योरिटीज हो, या आप इतनी सारी स्टेप कर आए हो, कंसंट्रेशन कराया, फिर आपने रोस्टिंग, कैल्सिनेशन किया, फिर आपने स्मेल्टिंग किया, तो चांसेस है कि अभी भी उस मेटल, जो क्रूड मेटल, कच्चा मेटल आपको मिल गया है, उसमें अभी भी चांसेस है कि कुछ इंप्योरिटीज हो। तो अल्टीमेट प्रोसेस जो हमें करनी पड़ती है मेटलर्जी में वो होती है रिफाइनिंग। तो हमें अल्टीमेटली रिफाइनिंग करना होता है। द मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव प्रोसेस इज नॉट 100% प्योर, हेंस कॉल्ड एज क्रूड मेटल। और इसको क्रूड मेटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो 100% प्योर नहीं होता। फ्रॉम द इंप्योर मेटल द मेटल ऑफ द हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग। तो इस इंप्योर मेटल से आप हाई प्योरिटी का मेटल निकाल सकते हो बाय रिफाइनिंग। सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड इन द रिफाइनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। तो रिफाइनिंग में अलग अलग मेथड है। सबसे पहले डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन, अब डिस्टिलेशन में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा किसके बीच में, इंप्योरिटी के बीच में और क्रूड मेटल के बीच में, वो अंतर लाएगा और हमारे मेटल को अलग से प्यूरिफाई कर देगा। सो दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, क्योंकि लो बॉइलिंग मेटल्स जो होते हैं वो जल्दी वोलेटाइल हो जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, उनके वेपर अपन बाद में इकट्ठे कर लेंगे और हमारी इंप्योरिटी वही रह जाएगी क्योंकि वो वोलेटाइल नहीं होगी। सो द इंप्योर मेटल इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज डिस्टिलेट। तो बाद में डिस्टिलेट बनके इवेपोरेट हो जाएगा और बाद में हम इसको डिस्टिलेट के रूप में कलेक्ट कर लेंगे। लिक्वेशन, लिक्वेशन बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर है। जैसे हमारा इससे पहले जो मेथड था वो किस पर था, बॉइलिंग पॉइंट पर। डिस्टिलेशन वाज दी बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर जो हमारे पास लिक्वेशन है ये मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंडेंट है। सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स अ लो मेल्टिंग मेटल्स लाइक टिन, बिस्मथ एंड लेड दैट कैन बी मेड टू फ्लो ऑन अ sloping surface of a reverberatory furnace and heated above their melting point. In this way it is separated from higher melting impurities. तो हमारे पास क्या होगा, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो लिक्वेशन मेथड से सेपरेट होंगे, क्योंकि हम एक स्लोपिंग हर्थ, स्लोपिंग सरफेस पर उन्हें रखेंगे और नीचे से हीट करेंगे। जैसे ही हम हीट करेंगे तो मेटल जो पिघल जाएगा, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है, वो स्लोप से नीचे उतरकर हमारे अलग कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा मेल्टेड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, जिसको हम बाद में सॉलिडिफाई कर लेंगे। और इंप्योरिटी चूंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो वहीं स्लोपिंग सरफेस के ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर रह जाएंगे। कौन सा मेटल हम इसे कर सकते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, जैसे टिन, बिस्मथ और लेड, इनसे हम प्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें आप इलेक्ट्रिक मेथड से रिफाइनिंग करोगे तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। वेरियस एलिमेंट्स सच एज कॉपर, गोल्ड, silver, lead, zinc and aluminum can be purified by this method. Here crude metal is made anode whereas the thin sheet of pure metal is made as cathode. जो thin sheet of metal होती है उसको हम cathode बना देते हैं और जो pure crude metal होता है उसको हम anode बना देते हैं। Ultimately cathode पर हमारे पास पूरा metal जमता है। This is also considered as refining of copper metal. Refining of copper metal इसी तरीके से किया जाता है। Impure copper को हम anode बनाते हैं, pure copper की एक पतली strip को रहते हैं जो कि हम cathode बनाते हैं। तो यहां पर हमारा impure copper होगा, यहां हमारा प्योर कॉपर होगा। कॉपर यहां पर डिसॉल्व होगा क्योंकि Cu+2 आयंस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी के पास चले जाएंगे। कॉपर +2 यहां पर एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा जो कि कॉपर सल्फेट का रहेगा। यहां पर आपके नेगेटिव चार्ज होगा पूरी तरीके से, तो जितना कॉपर +2 यहां पर था ये सब यहां जाएगा। रिडक्शन होगा, कॉपर +2 रिड्यूस करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट कर लेगा। तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड पे कन्वर्ट कर लेगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट करेगा। ये जो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये इंप्योर कॉपर है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिडक्शन करके कॉपर मिल रहा है वो हमारा प्योर कॉपर है। इस तरीके से रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो वी हैव दिस एज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में आपके पास मेटल की एक रॉड रहती है जिसको आप जोन बना देते हो एक इंप्योर पार्ट का और उसको फिर कट कर देते हो। वो जोन कैसे बनता है समझेंगे। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इंप्योरिटीज आर मोर soluble in the melted form than in the solid state of the metal. This method is very useful for producing semiconductors and other metals of very high impurity. Example germanium, silicon, boron, gallium and indium. ये इस प्रिंसिपल पे रहता है कि जो इंप्योरिटीज होती है वो अपने सॉल्युबल स्टेट में ज्यादा, मेल्टेड स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल होती है एज कंपेयर टू देयर
सॉलिड स्टेट, मतलब मेल्टेड स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल रहेंगी एज कंपेयर टू देयर सॉलिड स्टेट। तो वहां पर क्या होगा, हम एक वायर लेंगे जो कि बहुत हाई हीट कंटेन करेगा, और जैसे ही हाई हीट कंटेन करेगा तो इंप्योरिटीज जो होंगी वो एक तरफ चली जाएंगी पिघल पिघल कर, मतलब उस मेटल रॉड के एक तरफ हिस्से में वो पूरी इंप्योरिटीज मेल्टेड फॉर्म में आ जाएंगी, क्योंकि उस हिस्से में वो कंसंट्रेटेडली सॉल्युबल होंगी। बाद में हम वो मेटल का हिस्सा काट देंगे, इंप्योरिटी वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, प्योर मेटल का हिस्सा अलग हो जाएगा। Then we have vapor phase refining. Vapor phase refining involves the conversion of metal into its volatile compound. It is then decomposed to give pure metal. इधर आप क्या करते हो कि पहले आप मेटल को उसके वेपराइज फॉर्म में वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हो जिसमें इंप्योरिटी नहीं होती, और बाद में आप उसको प्योर फॉर्म में वापस ले आते हो। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें दो प्रोसेस आती है, पहली होती है मॉड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकल। निकल आपका कार्बोनिल के साथ मिलकर निकल टेट्रा कार्बोनिल बना लेता है जो वोलेटाइल होता है। बाद में निकल टेट्रा कार्बोनिल को हम हीट करते हैं तो प्योर निकल निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो कंपाउंड बना है वो वोलेटाइल बना है जो इंप्योरिटी नहीं बना सकती। निकल ने बना दिया लेकिन इंप्योरिटी नहीं बना सकती। बाद में हम निकल कार्बोनिल से टेट्रा कार्बोनिल से निकल को ऑब्टेन कर लेंगे बाय सिंपली हीटिंग देम। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा मेथड होता है वेन आर्कल मेथड, जो जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज होता है। वेन आर्कल मेथड वेनेडियम और थोरियम, जर्कोनियम और टाइटेनियम बेसिकली इसमें मेनली यूज होता है। वेनेडियम और थोरियम भी इवन यूज कर सकते हो। जर्कोनियम को आयोडीन के साथ रिएक्ट करोगे जो कि इंप्योर जर्कोनियम होगा तो जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड यानी कि वोलेटाइल कंपाउंड बनाएगा। बाद में उसको 1800 केल्विन पर हीट करोगे तो आपको जर्कोनियम प्लस I2 वापस निकल जाएगा। ये जो जर्कोनियम होगा ये प्योर होगा। यहां जो बना था पहले वोलेटाइल वो इंप्योर था तो वो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन यहां जो गंदगी होगी वो रिएक्ट नहीं करेगी, तो ये जर्कोनियम आयोडाइड जो हो गया वो वोलेटाइल हो गया। इसके बाद इसको हीट करा तो इसमें से आपको प्योर जर्कोनियम निकलकर आ जाएगा। तो ये प्योर जर्कोनियम यहां से निकलेगा। सो दिस वाज अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। नाउ क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी होता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर एब्सॉर्ब बाय डिफरेंटली ऑन एन एडसॉर्बेंट। क्रोमेटोग्राफी हमें पता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होंगे वो अलग अलग टेक्निक से एब्सॉर्ब होंगे, बल्कि कहना चाहिए एड्सॉर्ब होंगे, क्योंकि सिर्फ सरफेस तक एब्सॉर्ब होंगे ऑन अ पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट। तो ये टेक्निक का भी हम इस्तेमाल करके रिफाइनिंग कर सकते हैं। नाउ अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं जो कि बॉक्साइट से निकाल सकते हैं। तो बॉक्साइट का हमारे पास मेटल और रहेगा, NaOH सॉल्यूशन में उसको डिप करेंगे। देन वी हैव अ डाइजेस्टर, द बॉक्साइट डिसॉल्व्स इन NaOH सॉल्यूशन अंडर प्रेशर, कंसंट्रेट किया जाएगा बेसिकली। सेटलिंग टैंक, अनडिसॉल्व्ड सॉलिड्स रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो यहां पर इंप्योरिटी अलग हट गई। प्रेसिपिटेटर्स AlOH होल थ्राइस एडेड टू एनकरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, फाइनली वो हमें मिल गया। फिर हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड PPT मिल गया जिसको हम रोस्ट करेंगे एट हाई टेंपरेचर, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन Al2O3 मिक्स्ड विद क्रायोलाइट Na3LF6 मिलेगा और वहां से हमें फिर एल्यूमिनियम अलग से मिल जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है जहां से एल्यूमिनियम आपका एक्सट्रैक्ट करता है। इसके अलावा वी हैव दैट एज कॉपर। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में डज नॉट अकर अबंडेंटली इन नेचर, इट्स चीफ ओर आर कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स इसका चीफ ओर है। मैलेचाइट है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, और क्यूप्राइट है विच इज Cu2O, और कॉपर ग्लैंस है Cu2S। द आउटलाइन ऑफ इट्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स ओर लुक्स लाइक, मतलब इसका जो मेन जो दिखता है जो मेटलर्जी का प्रोसेस होती है वो ये होती है कि कॉपर पायराइट CuFeS2 से हमने इसको निकाला है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें सल्फाइड है तो सल्फाइड ओर से फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके हमने इसके ओर को कंसंट्रेट किया है। कंसंट्रेटेड ओर को हमने फिर यहां पर रोस्ट किया है। रोस्टेड ओर मतलब यहां पर हमने उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया है, तो यहां पर हमारा कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड जो होगा वो कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। In silica line converters with blowing hot compressed air, FeS is converted into Fe2 oxide which slags off as silicates while Cu2S is converted into molten Cu। तो बेसिकली आयरन ऑक्साइड जो होगा वो स्लैग बन जाएगा सिलिकेट के फॉर्म में, और जो कॉपर सल्फाइड होगा वो मोल्टन कॉपर में हमारा कन्वर्ट होगा। ऑन कूलिंग मोल्टन कॉपर ब्लिस्टर कॉपर, कूलिंग करने के बाद मोल्टन कॉपर सॉलिडिफाइड होगा जो कि ब्लिस्टर कॉपर बनेगा। ब्लिस्टर फॉर्म्स ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ SO2 N2 एंड O2। इसमें N2 और O2 की जो इंप्योरिटीज होगी वो भी निकलेगी और SO2 भी निकल जाएगा। लास्टली इट विल बी रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इंप्योर कॉपर एंड एनोड्स एंड प्योर कॉपर कैथोड एज कॉपर सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो वही रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो हमने पढ़ा है उस तरीके से वो रिएक्ट होगा और फाइनली हमारे पास जो कॉपर आएगा वो प्योर कॉपर में कन्वर्ट होगा। अब आते हैं अपन अगले उस पे जिंक के। तो प्योरली जिंक के एक्सट्रैक्शन पर बात करेंगे। तो चीफ और जो जिंक का है वो जिंक ब्लेंड है ZnS एंड अदर ओर्स आर कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, जिंसाइट, ZnO, विलेमाइट, Zn2SiO4 एटसेट्रा। द आउटलाइन ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन लुक्स लाइक, सबसे पहले आपका इसका सल्फाइड ओर होता है जो कि हमने बेसिकली ले लिया जिंक ब्लेंड को। ZnS को फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट करेंगे, झाग पूरा ऊपर आ जाएगा, सल्फाइड ओर नीचे रहेगा तो इट विल बिकम कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड के बाद हम इसको रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग बोले तो इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बहुत जरूरत से ज्यादा एयर देंगे, ऑक्सीजन देंगे, उसके प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, वो ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट होगा। ऑक्साइड ऑफ मेटल को विद क्ले एंड कोक ब्रिकलेट्स में फॉर्म
फॉर्म करेंगे, ब्रिकलेट्स को फिर हम हीट करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में, प्योर मेटल ऑफ डिस्टिल्स ऑफ, तो जो प्योर मेटल होगा वो डिस्टिल्स ऑफ होगा। लास्टली उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जो कि डिस्टिलेशन के, या तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे या डिस्टिलेशन से उसको रिफाइनिंग करेंगे और हमारे को रिफाइंड मेटल मिल जाएगा जो कि हमारा जिंक का होगा। इन द सेम वे आयरन कैन ऑल्सो बी डन। आयरन का जो एक्सट्रैक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में इसी आयरन के एक्सट्रैक्शन पर हम चर्चा करते हैं, इसी आयरन के एक्सट्रैक्शन पर बात करते हैं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन होता है, क्योंकि इस पर कई बार पिछले कुछ सालों में सवाल आया है। आयरन जो होता है वो सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल होता है आफ्टर, मतलब एल्यूमिनियम का अबेंडेंस अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद जिसका है वो है आयरन। एल्यूमिनियम इन द अर्थ क्रस्ट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर्स आर हेमेटाइट, Fe2O3 हेमेटाइट ओर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटाइट और Fe3O4, उसके बाद इंपॉर्टेंट है साइड्राइट FeCO3, एंड देन वी हैव आयरन पायराइट जो कि FeS2 होता है, वो भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। द आउटलाइन ऑफ इट्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स ओर्स लुक्स लाइक, तो इसका एक्सट्रैक्शन और कैसे दिखेगा, सबसे पहले आपका ओर होगा, उसको आप कैल्सिनेशन करोगे, क्योंकि आपने इसमें यहां पर सीधा बॉक्साइड लिया हुआ है Fe2O3, तो हेमेटाइट लिया हुआ है Fe2O3, बॉक्साइड इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन Fe2O3, उसको सीधा कैल्सिनेशन कराना है, क्योंकि उसमें पहले से ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा है, आपको सीधा उसको उठाकर हीट करना है। हीट करोगे तो वो प्योर मेटल में, मतलब रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी और आपका मेटल आ जाएगा इंप्योर फॉर्म में, क्रूड मेटल आ जाएगा, तो कैल्साइंड ओर बन जाएगा। कैल्साइंड ओर रिडक्शन विद लाइमस्टोन, आप उसको रिड्यूस करोगे तो मोल्टन आयरन में मिलेगा, जो कि ब्लास्ट फर्नेस में होगा। तो लाइमस्टोन के साथ, कोक के साथ उसको फिट करोगे, लाइमस्टोन जो है बेसिकली फ्लक्स का काम करेगा, क्योंकि वहां पर मोल्टन स्लैग का फॉर्मेशन होगा। मोल्टन स्लैग में मोल्टन आयरन जो बनेगा वो लोएस्ट जोन में होगा, विच इज कॉल्ड एज पिग आयरन। आप उसको आयरन को पिग आयरन कहोगे, विद 4% कार्बन एंड मेनी अदर इंप्योरिटीज लाइक सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड मैग्नीज। तो यहां पर बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी, यहां से आप उसको बहुत अलग अलग तरीके से प्योरीफाई कर सकते हो। बैसमस प्रोसेस से, बैसमर कन्वर्टर से, बैसमर कन्वर्टर के थ्रू कर सकते हो, ओपन हर्थ प्रोसेस लगा सकते हो, ऑक्सीजन टॉप ब्लोइंग प्रोसेस जिसको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है वो प्रोसेस कर सकते हो, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस जो कि स्टील के फॉर्मेशन में होती है वो कर सकते हो, या हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टील में, मतलब जो कि आयरन का अलॉय है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से कुछ इंप्योरिटीज है, और हमें पता है आयरन जब मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स होता है तो अलॉय बना लेता है जो कोई स्टील होता है। तो सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज यहां पर ऑलरेडी मौजूद है। इन सब प्रोसेस से या तो आप इसको स्टील में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप इनको डिफरेंट मोल्ड्स में डालकर, डिफरेंट सांचों में डालकर आप कास्ट कर सकते हो, एंड इट विल बी कॉल्ड एज कास्ट आयरन, क्योंकि अलग अलग सांचे में जाकर ये अलग अलग कास्टिंग कर लेगा, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कास्ट आयरन कह सकते हैं, जिसके अंदर 0.3% कार्बन भी मौजूद होगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, रॉट और मेलेबल आयरन विद 0.5 इंप्योरिटीज, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है इन रिवर्बरेटरी फर्नेस लाइंड विद हेमेटाइट, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। बाद में स्टील को भी आप दो पार्ट में बना सकते हो, जो कि एक माइल्ड स्टील और एक हार्ड स्टील होता है। माइल्ड स्टील में 0 to 0.5% कार्बन होता है, जबकि हार्ड स्टील में 0.5 से 1.5% का कार्बन होता है। तो स्टील भी फिर हमारे दो प्रकार के होंगे, एक हार्ड स्टील होगा और एक माइल्ड स्टील होगा। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसके बाद स्टील को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, और उस तरीके से वो स्टील फाइनली आपका कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां जो आपको कास्ट आयरन मिलेगा वो आपके प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, रॉट आयरन या मेलेबल आयरन में कन्वर्ट होगा, जिसमें सिर्फ 0.5% इंप्योरिटीज होगी। तो इस तरीके से हम आयरन का भी एक्सट्रैक्शन बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आयरन का एक्सट्रैक्शन यहां से हो जाएगा। तो यहां पर हमारी समरी पूरी कंप्लीट होती है, हमने क्विक समरी यहां पर कंप्लीटली देख ली है। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस एनालिसिस की कौन से कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इनको एनालाइज करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का अपन पहला क्वेश्चन यहां पर लपेटते हैं। पहला क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझेंगे, यहां पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, देख लेते हैं। When 1.164 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल सल्फाइड वाज रोस्टेड इन एयर, 0.9 रोस्टेड मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट किया है, 0.972 ग्राम ऑफ द मेटल ऑक्साइड वाज फॉर्म्ड। अच्छा, 0.972 ग्राम मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया है। इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इज +2, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द मेटल। आपको मेटल का मोलार मास कैलकुलेट करना है। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर +2 दिया हुआ है, इसका मतलब यह कंफर्म हो गया कि जो मेटल सल्फाइड है वो MS है, और जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो MO बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +2 दिया हुआ है। तो जो मेटल सल्फाइड है वो MS है, और जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो बनेगा MO। अब अपन क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो MO बनेगा, और MO के बाद सल्फर निकल जाएगा यहां से। क्लियर हो गया? रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं हम। यहां पर M है, यहां पर O है, तो यहां पर हाफ O2 लगेगा, हाफ O2, और वहां पर सल्फर बन जाएगा। ठीक है, तो वी हैव दिस एज MO प्लस सल्फर,
और सल्फर का भी ऑक्साइड फॉर्म बनेगा तो वी कैन से SO2 बनेगा, SO2, तो ये हो जाएगा 3/2। सल्फर का भी ऑक्साइड फॉर्म बनेगा तो इट विल बी 3/2, तो ये प्लस 3/2 ऑफ O2। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि आपका 1 मोल मेटल सल्फाइड है जो रोस्ट होने पर 1 मोल मेटल ऑक्साइड बना रहा है। 1 मोल मेटल सल्फाइड है जो रोस्ट होने पर 1 मोल मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो इसका मतलब मोल्स दोनों के सेम है, मोल्स दोनों के सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, और ग्राम इक्विवेलेंट्स में मोलारिटी इंटू मोल्स इंटू एन फैक्टर आएगा, जो कि एन फैक्टर दोनों का, दोनों तरफ मेटल है तो दोनों +2 होंगे। तो अपन सीधे निकाल सकते हैं इसके मोल्स विल बी इक्वल टू इसके मोल्स। इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? इसका मास कितना दिया हुआ है मेटल सल्फाइड का? 1.164 ग्राम। इसका मास इतना दिया हुआ है 1.164 ग्राम, और मेटल ऑक्साइड का कितना दिया हुआ है यहां पर? 0.972 ग्राम। तो ये 0.972 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका गिवन मास अपॉन मोलार मास कर लेते हैं। इसका गिवन मास कितना आएगा? 1.164 अपॉन मोलार मास कितना आएगा? मेटल का हम मान लेते हैं m है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा मेटल है, तो उसका उसी का तो मोलार मास हमें निकालना है, प्लस सल्फर, सल्फर का 32 होता है, विल बी इक्वल टू MO में क्या होगा? 0.972 अपॉन मेटल का मान लेते हैं m, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि MO है तो 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस 16 इंटू 1.164 विल बी इक्वल टू m प्लस 32 इंटू 0.972। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1.164 m, 1.164 m प्लस 16 इंटू 1.164, 18.624, तो 18.624 इक्वल टू 0.972 m प्लस 0.972 इंटू 32, 31.104, तो 31.104। अब m वाले टर्म्स एक तरफ और नॉन m टर्म्स वाले एक तरफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.164 m माइनस 0.972 m विल बी इक्वल टू 31.104 माइनस 18.624। दिस एम्प्लाइज 1.164 में से 0.972 माइनस करें, 1.164 माइनस 0.972 कितना हो गया? 0.192, तो 0.192 m विल बी इक्वल टू 31.0104 minus 18.624, so 12.48, so this will become 12.48, so this implies m will be equal to 12.48 divided by 0.192, so 12.48 divided by 0.192 that is equal to 65, exactly 65। तो जो मेटल है उसका एटॉमिक मास इज 65 यूनिफाइड और मोलार मास इज 65 ग्राम। तो मोलार मास हमसे पूछा था तो इट शुड बी इन ग्राम, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो बस हमें रोस्टिंग की रिएक्शन लगानी थी, फिर हमको एक न्यूमेरिकल आ गया। तो रोस्टिंग की रिएक्शन हम लोगों ने सिंपल मानी, और रोस्टिंग की रिएक्शन जो होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, जो बनेगा वो MO बनेगा MS से, क्योंकि मेटल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और उस हिसाब से हमको ये सारी चीजें मिल गई। क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन डन। स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पर समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? इन द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम प्यूरिफाइड बॉक्साइट, क्रायोलाइट इज एडेड टू। क्रायोलाइट आप ऐड करते हो, बिल्कुल ऐड करते हो क्रायोलाइट, क्योंकि क्रायोलाइट दो काम करता है, कंडक्टिविटी बढ़ाता है और मेल्टिंग पॉइंट कम करता है।
तो क्यों क्रायोलाइट आप ऐड करते हो? ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम प्योरिफाइड बॉक्साइट इज मिनिमाइज द हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन, नहीं। प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम, कहीं एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन से। डिसॉल्व बॉक्साइट एंड इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। डिसॉल्व करेगा बॉक्साइट को और उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, इसलिए हम क्रायोलाइट ऐड करते हैं। ये ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉक्साइट, यस लोअर भी करता है, ये भी सही है, लेकिन सी इज मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि डिसॉल्व भी कर रहा है, मतलब वही चीज हो गई कि लोअर डाउन कर दिया मेल्टिंग पॉइंट तब डिसॉल्व हो गया और कंडक्टिविटी भी बढ़ाएगा, तो सी इज द क्लोजेस्ट वन। अगर सी नहीं होता तो फिर हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता था, बट सी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, हेंस सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्रायोलाइट का यही काम होता है एल्यूमिना के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है, कि बॉक्साइट को डिसॉल्व करता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, जो कि हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के दौरान चाहिए होती है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हेन कॉपर पायराइट्स इज रोस्टेड इन एक्सेस ऑफ एयर, कॉपर पायराइट्स को जब आप रोस्ट करते हो इन एक्सेस ऑफ एयर, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड FeO, बेसिकली फेरस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. Ferrous oxide is presented as impurities. This can be removed as slag during reduction of cupric oxide. The flux added to form slag is. आप कौन सा फ्लक्स ऐड करोगे जो कि स्लैग बनाएगा, और स्लैग को भी FeO का, तो भैया SiO2 बनता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमारा स्लैग होता है जो FeO के साथ मिलकर, इंप्योरिटी के साथ मिलकर FeSiO3 नाम का स्लैग बना लेता है। तो ये जो स्लैग बन रहा है ये इस फ्लक्स के कारण बन रहा है। सो दिस SiO2 इज एडेड एज फ्लक्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एडेड एज फ्लक्स। मोर ओवर इट्स अ बेसिक ऑक्साइड बिकॉज इट्स अ मेटल, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्ट एज एन एसिडिक ऑक्साइड, तो इट्स एन एसिडिक फ्लक्स बेसिकली, ठीक है, इट्स एन एसिडिक फ्लक्स क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड है which is a metal oxide, और metal oxide base होते तो it has to act as an acid in order to react with the base to form this salt. This is a salt, तो ये acidic फॉर्म में रिएक्ट करता है, तो दिस इज नोन एज एसिडिक फ्लक्स। तो SiO2 दो जगह पर था, लेकिन फिर देखा कि बेसिक फ्लक्स है कि एसिडिक फ्लक्स है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, एसिडिक फ्लक्स होगा। तो SiO2 जो होगा वो एज एन एसिडिक फ्लक्स यहां पर ऐड होगा, हेंस दिस विल बी द करेक्ट आंसर, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी हैव दिस एज फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल बाय मॉन्स प्रोसेस द मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय। मॉन्स प्रोसेस में निकल को पहले आप एक वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते थे, निकल टेट्रा कार्बोनिल में, फिर उसे हीट करते थे जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता था, तो हमारा प्योर निकल और कार्बोनिल जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अलग होता था। तो पहले हमारे पास निकल था जो कि इम्प्योर था, इसको क्या करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके निकल टेट्रा कार्बोनिल बना लेते हो। फिर इस जो कि वोलेटाइल होता है, फिर इस निकल टेट्रा कार्बोनिल को आप थर्मली डिकम्पोज करते हो, मतलब यू हीट दिस, तो इसका निकल अलग होगा यहां पर और 4CO अलग होगा, बट दिस टाइम निकल यू ऑब्टेन विल बी प्योर फॉर्म। ये होती है आपकी मॉन्स प्रोसेस, दिस इज बेसिकली योर मॉन्स प्रोसेस। तो ये मॉन्स प्रोसेस हो गई, तो निकल आपका प्योर फॉर्म में मिल गया। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं होता कहीं, केमिकल रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम कहीं नहीं होता, रिडक्शन बाय कार्बन, सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां जो यूज कर रहे हैं दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, तो इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, हेंस दिस विल बी द करेक्ट आंसर, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें। विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। वी हैव फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होता है कंसंट्रेशन करने के लिए, जिसमें फ्रॉथ बन जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द वेटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। सही है। इनकरेक्ट, हमको करेक्ट बताना है ना। हाँ, तो ये तो करेक्ट है, ये भी आंसर हो सकता है। इन दिस प्रोसेस सोडियम इथाइल जेंथेट C2H5OCSNA इज यूज्ड एज कलेक्टर। बिल्कुल सही है, फ्रॉथ को कलेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। इथाइल सोडियम इथाइल जेंथेट, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। इन दिस प्रोसेस सोडियम साइनाइड इज यूज्ड एज डेप्रीसेंट इन द मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फाइड एंड PbS when zinc sulfide forms soluble complex and PbS forms froth। बिल्कुल सही है, सोडियम साइनाइड। मतलब चारों चीजें सही है, तो ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल डेप्रीसेंट्स की तरह यूज किया जाता है सोडियम साइनाइड को, ठीक है, इन द मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फाइड एंड PbS, जब जिंक सल्फाइड फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स और जो लेड सल्फाइड होता है वो झाग फ्रॉथ बना लेता है। तो हम NaCN एज अ डेप्रीसेंट्स वहां पर ऐड करते हैं, जो मिक्सचर को वापस बनाता है, और वहां पर हम लोगों को फ्रॉथ अलग कर कर हमें उसको अलग से कलेक्ट करने को मिल जाता है, क्योंकि फ्रॉथ की एक अलग लेयर टॉप लेयर पे बन जाएगी इस डेप्रीसेंट की वजह से। तो ऑल ऑफ दी अबव, मतलब सारे स्टेटमेंट सही है, हेंस डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जो फिफ्थ का सही आंसर है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। सो अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। सो वी हैव दिस एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नाउ। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे थे दैट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी चैप्टर से जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स में से पिछले कुछ सालों में जो IIT में सवाल पूछे गए, जिन कंसेप्ट पर सवाल पूछे गए, उस कंसेप्ट को भी ध्यान रखते हैं और उस सवालों का सोल्यूशन निकालते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जो कि होगा क्वेश्चन 1। जेईई मेन 2016 का सवाल है भाई, जेईई मेन 2016 का ये सवाल है। क्या कहता है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन? सल्फाइड ओर होगा। अब सल्फाइड इसमें से कौन है? गैलीना। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज दिस इज PbS। और फ्रॉथ फ्लोटेशन के लिए हमेशा याद रखना, सल्फाइड ओर ही बेस्ट होते हैं जो कंसंट्रेट किए जा सकते हैं, सल्फाइड ओर्स। तो ये PbS, गैलीना जो होता है वो लेड सल्फाइड का ओर होता है, तो गैलीना विल बी एन एग्जांपल फॉर दिस। तो इट्स द बेस्ट सुटेबल वन विच कैन बी कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो जेईई मेन 2016 का सड़ा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था बड़ा। स्क्रीनशॉट लेंगे। लेट्स मूव अगेन अहेड। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। ऑनलाइन जेईई मेन 2013 का सवाल है। ऑनलाइन का सवाल है जेईई मेन 2013 का। क्वेश्चन क्या है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और बेसिकली ये कार्बोनेट्स के साथ होता है, तो रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। वैसे तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, बट एब्सेंस ऑफ एयर है तो वोलेटाइल जो वाटर रहता है वो निकल जाएगा, लेकिन साथ ही डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट ओर्स टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही है, कार्बोनेट ओर को हम सबसे पहले कैल्सिनेशन ही करते हैं। जैसे कोई भी आपका मेटल कार्बोनेट है, जैसे कोई भी आपके पास मेटल कार्बोनेट है MCO3, आप क्या करोगे? इसको हीट करोगे विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि कैल्सिनेशन इज स्ट्रॉन्ग हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा आपका मेटल ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो जाएगी। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो दिस इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ MCO3 विच इज मेटल कार्बोनेट। ये क्या है? हमारा मेटल कार्बोनेट है। तो इसी मेटल कार्बोनेट का हमने क्या कर लिया यहां पर? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया मेटल कार्बोनेट का। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड टेक्स प्लेस नहीं, ये सल्फाइड का ऑक्सीडेशन तो जब ऑक्सीजन होगा तब होगा ना, तो ये रोस्टिंग में होता है बेसिकली। ऑल दी अबव नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है सेकंड का। तो वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट फॉर द सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेते हैं। विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन आफ्टर दैट। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? बात करते हैं। ऑनलाइन जेईई मेन 2013 का सवाल है भाई, जेईई मेन 2013 का सवाल है। क्वेश्चन कहता है, इन गोल्डश्मिट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड? एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस याद है? आपके पास Fe2O3 होता था, जिसकी रिएक्शन आप एल्यूमिनियम से कराते थे, तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देता था एज अ रिड्यूसिंग एजेंट,
और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बना लेता था, साथ में Fe निकाल देता था, जो बहुत हाई एनर्जी में निकलता था, तो ऑब्वियस सी बात है मोल्टन फॉर्म में निकलेगा, पिघले हुए रूप में निकलेगा, तो मोल्टन फॉर्म में ये Fe आपका कलेक्ट होगा, जिसको आप वेल्डिंग पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही मेल्टेड फॉर्म हाई एनर्जी का, हाई टेम्परेचर का होगा, जहां दो मेटल को जोड़ने का काम या वेल्ड करने का काम में ये इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इसे थर्माइट वेल्डिंग कहेंगे और पूरी प्रोसेस एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कह देंगे। इसमें एल्यूमिनियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट, वो पूछ रहे कौन सा यूज हुआ है, तो भैया एल्यूमिनियम ही यूज हुआ है, क्योंकि एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो गया, पहले ऑक्सीजन के साथ नहीं था, आयरन था, आयरन को निकाल दिया, खुद लग गया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब Fe2O3 को रिड्यूस कर दिया, तो यहां पर ये जो एल्यूमिनियम है इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो बिल्कुल सही है एल्यूमिनियम पाउडर, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कैल्शियम नहीं है, कोक नहीं है, सोडियम नहीं है, एल्यूमिनियम पाउडर हमारा करेक्ट आंसर है इस वाले पार्ट का। क्लियर हो गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, जो हमने यहां पर देख लिया। सो दिस इज एल्यूमिनियम पाउडर, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसमें याद रखना बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी कि आयरन जो निकलता है बनता है वो मोल्टन फॉर्म में चला जाता है, जिसको हम वेल्डिंग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसमें थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हो जाता है। प्रोसेस का नाम हो जाता है थर्माइट वेल्डिंग। इस प्रोसेस का तो नाम है एल्यूमिनोथर्मिक, गोल्ड शिमिट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, पूरा नाम है गोल्ड शिमिट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन जो वेल्डिंग यहां यूज करेंगे मोल्टन आयरन से, उसे उस वेल्डिंग की प्रोसेस को हम थर्माइट वेल्डिंग कह देंगे, दैट इज कॉल्ड एज थर्माइट वेल्डिंग। स्क्रीनशॉट ले लें, थर्ड क्वेश्चन यहां पर डन हो गया। विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। भैया फोर्थ क्वेश्चन है जेई मेन 2015 का सवाल है, जेई मेन 2015 का सवाल है, क्या कह रहा है देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हॉल हेरोल्ड प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इट्स ट्रू, क्योंकि जो एनोड होता है कार्बन का, एनोड और कैथोड जो आपके कार्बन का बना है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बेसिकली एनोड जो होता है, स्पेसिफिकली एनोड, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन का एनोड बनता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगा, ये ट्रू है। Al2O3 is mixed with CF2 which lowers the melting point of the mixture and brings conductivity। ये हमने एक क्वेश्चन भी किया था, क्रायोलाइट को लेकर हमने बात करी थी, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, मिक्सचर को मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा और कंडक्टिविटी को ले आएगा ताकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन अच्छा हो सके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अच्छा हो सके, स्टेटमेंट ट्रू है। एल्यूमिनियम +3 इज रिड्यूस एट द कैथोड टू फॉर्म एल्यूमिनियम, 100% सही है, यही होता है। एल्यूमिनियम +3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सॉलिड एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा, तो एल्यूमिनियम +3 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये सॉलिड एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और ये रिएक्शन कहां होगी, इट विल बी एट कैथोड, इट विल बी एट कैथोड, तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट, Na3AlF6 सर्व्स एज द इलेक्ट्रोलाइट, Na3AlF6 सर्व्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट की तरह मौजूद रहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है जो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट की तरह सर्व करता है। Na3AlF6 तो एक सॉल्वेंट है, सिर्फ लगता वो है कि Al2O3 और Na3AlF6 हमने दोनों साथ में रखे तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं, इलेक्ट्रोलाइट Al2O3 है, Na3AlF6 acts as solvent, and it's the aluminum oxide which acts as electrolyte, तो this acts as electrolyte but Na3AlF6 acts as solvent, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया और ये फॉल्स हो गया, तो यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये फॉल्स है, हमें गलत ही तो पता करना था विच इज फॉल्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का जेई मेन 2015 का ये सवाल है जो हमसे पूछा गया था, जेई मेन 2015 का सवाल है जो हमसे पूछा गया था। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ओके। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा डे 19 का टॉपिक, बेसिकली कहना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने
जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स यानी कि मेटलर्जी, यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उनमें अलग अलग जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जो अलग अलग स्टेप्स में मिलते हैं, उन सभी स्टेप्स को हमने समरी भी डिस्कस करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे। और इन केस अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट करते हो या आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, तो सबसे बेहतर तरीका है लेक्चर्स को देखने का, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com आकर विजिट करके वो सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। कैसे? मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको IIT JEE सेक्शन में जाना है, आपको यहां पर रेगुलर JEE का कोर्स तो दिखेगा ही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, साथ में आपको क्रैश कोर्स भी दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पूरा एक सब्जेक्ट वाइज यहां पर लिस्टिंग होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, इसके बगल में एक प्लस का आइकन हुआ है, वो जैसे ही क्लिक करोगे आपको डे वाइज सारे टॉपिक मिलेंगे। डे 1 से लेकर अभी तक डे 19 हो चुका है, तो डे 19 तक के सारे टॉपिक आपको वहां पर अपलोड होंगे। और कोई भी लेक्चर पे क्लिक करोगे बफर फ्री हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीम होगा, एकदम बफर फ्री हाई क्वालिटी वीडियो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो किसी चीज का सब्सक्रिप्शन बाय करना है, कोई पैकेज खरीदना है, कोई फीस देनी है, कोई कोड लगाना है, कुछ नहीं। 100% फ्री एजुकेशन है, 1 2 4 चैप्टर नहीं बल्कि पूरा सिलेबस आपको 100% फ्री मिलता है। साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर नीट और IIT JEE यानी कि जीत के चैनल पर आपको ना सिर्फ IIT के लिए बल्कि नीट के एस्पिरेंट्स भी इस चैनल को देखकर नीट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नीट के लिए कहीं भटक रहे हैं या JEE के लिए एक चैनल की तलाश में हैं जहां पर रेगुलर वीडियोस मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले, कंसिस्टेंट वीडियोस उनको लगातार मिलते रहें, और कोई क्रैश कोर्स 40 डेज का जैसे किल शॉट कोर्स है, क्रैश कोर्स वो कहीं मिले, तो उनके साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। साथ ही शेयर करें इस वीडियो का लिंक भी, और सभी से बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को आपको स्प्रेड करना है और आपको इसको चैनल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहां पर नीट के साथ साथ JEE दोनों लेवल की तैयारी चल रही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ इस चैनल का लिंक भी शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।